आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहद। और आपकी बात में भी आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा में जिस तरह से आत्म-एतमाद तहरीक को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। राहुल गांधी की आज स्पीच हुई, इंतजार किया जा रहा है कि वजीर आजम क्या जवाब देते हैं जिस तरह से उनके पर इल्जामात लगाए गए हैं या फिर जिन मुद्दों को लेकर उनसे सवाल किए गए हैं। तो हम बात करें लगातार नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर जिस तरह की हलचल आज सारा दिन जारी रही और अभी भी जारी है। लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, अलग अलग जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी की स्पीच का, उनकी बात रखने का कि क्या वो आज कहते हैं तमाम जो इल्जामात लगाए गए हैं, जिन मुद्दों को लेकर उनसे सवाल किए गए हैं, जिसको लेकर दरअसल नो कॉन्फिडेंस दिखाया गया है हुकूमत पर, उसको लेकर वो क्या जवाब देते हैं। पहले उन्हें 8 बजे बोलना था, उससे पहले 6 बजे, लेकिन तमाम टाइम जो है चेंज हो रहे हैं। अब 9 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, ये बताया जा रहा है। तो इंतजार अब आधे घंटे से भी कम का बचा है और देखना होगा कि आज पीएम क्या बोलते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अजय जी और राकेश जी। राकेश जी, हम बात कर रहे थे जिस तरह से कि लगातार हमने देखा कि आज बहुत ही अग्रेसिव मूड में राहुल गांधी नजर आए। लगा कि कोई अपोजिशन का लीडर है जो आ रहा है, अपनी बात को सामने रख रहा है। लेकिन लगातार जिस तरह से बीजेपी की तरफ से उन्हें इमेच्योर कहा गया, पप्पू तो लगातार उन्हें कहा ही जाता है, ये कहा गया कि अभी भी वो परिपक्व नहीं है, ये कहा गया कि जिस तरह से उन्होंने गले लगाया, ये जो उन्होंने इश्यूज उठाए, वो दिखाता है कि अभी भी वो मैच्योर नहीं है, अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या आपको लगा कि बीजेपी नर्वस हो गई थी? निश्चित रूप से पक्के तौर पर ये बीजेपी की नर्वस दिखाता है, लेकिन बीजेपी जानती है जी। अब जब से राहुल गांधी बोले हैं उसके बाद से आप देखिएगा कि सारी टीवी चैनलों पे राहुल गांधी का आंख मारना, गले मिलना, यही दिखाया जा रहा है, इस पर ही जोर दिया जा रहा है। उनके तो आपको लग रहा है डाइवर्ट किया जा रहा है पूरे मौजू को? उनकी तकरीर पर जोर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने आज ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि वो नरेंद्र मोदी का माकूल जवाब हो सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बीजेपी, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है राकेश जी कि जितने उम्दा ओरेटर जो हैं वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, जिनका मुकाबला नहीं है, जब वो जहां के रैली में होते हैं, जब वो बात करते हैं तो लोग थमकर उनको सुनते हैं, क्या आपको लगता है वाकई में राहुल गांधी में वो मैच्योरिटी आ गई है? मैच्योरिटी की बात छोड़ भी दें तो क्या उनके मुकाबले के वो ओरेटर हैं? इंदिरा जी कितनी बड़ी ऑरेटर थी आपको मालूम है जी। नेहरू जी कितने बड़े ऑरेटर थे जी। आपको मालूम है जी। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो हिंदी कायदे से बोल भी नहीं पाती थी, अटक अटक करके बोलती थी। उसके बाद वो मैच्योर बनी। मैच्योर आदमी ऐसे भाषण देने से अगर हो जाए, भाषण देने तो एक से एक बड़ा पड़ा है इस देश में। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जो है जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं और जिस तरीके से वो राब्ता कायम करते हैं ऑडियंस से, वो एक कला है जो इन्वॉल्व करते हैं वो अपने साथ लोगों को। राजनीतिज्ञ की वो एक कला है, वो एक विशेषता है, वो एक खुसूसियत है। पॉलिटिशियन में ये बात होनी चाहिए। अब राहुल गांधी 10-15 साल से पॉलिटिक्स में हैं, वो धीरे धीरे ही तो आप एकदम से आप कहेंगे कि एकदम से जो है वो आप 7वीं मंजिल पर चले जाइए। लेकिन तो लोगों का सवाल ये भी है कि आखिर कितना वक्त चाहिए? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी जैसे लीडर के मुकाबले आप आकर खड़े होना चाहते हैं और ऐसे में लगातार आपको वक्त चाहिए, तो आखिर कितना वक्त चाहिए? सवाल ये है कि आप चीजों को देखते किस तरीके से हैं, जो हिंदुस्तान के मसाइल हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं। सवाल ये होता है, मैच्योर पॉलिटिशियन वो होता है जो ये देखता है, जो बताता है, जो मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, उन पर उसका वाहिद नजरिया क्या है। ये बात ये पता लगता है ना, इस बात से पता लगता है। इस भाषण देने से, अगर अटल बिहारी वाजपेयी तो सन 52 से बहुत बढ़िया भाषण देते चले आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बने जाकर के 1998 में भाषण ही भाषण देते रहे वो। उसके बाद भी जो है उनकी, लेकिन उनकी एक विशेषता थी भाषण देना। हर आदमी के पास ये कला नहीं होती है भाषण देने की। राहुल गांधी के पास कला नहीं है, तो वे मुद्दे किस तरीके से रखते हैं। आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष की तरफ से जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो मुल्क के मसाइल हैं, उनको रखा और उस पर सरकार से जवाब तलबी की, उसकी क्या वजह है कि आज ये देखिए, आज बीजेपी का कोई भी नेता
वो राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी की बात क्यों नहीं कर रहा है? वो नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब देना कोई आसान काम नहीं है। जिस तरीके से राफेल डील का मामला उठा है उसमें जो हमारी वजीर दफा हैं, रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने जो एक अखबार की कटिंग रखी है उसके कोई मायने नहीं है। अखबार की कटिंग के कोई मायने नहीं होते हैं। आइदर यू सब्सटेंटिएट, या तो आप जो है तस्दीक करिए, उसकी तस्दीक करके दीजिए, वरना उसका कोई मतलब नहीं होता है। और जो सवाल उन्होंने पूछा राहुल गांधी ने, उसका जवाब तो आया नहीं है। उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये मुल्क, ये क्या, आप देखिए ना, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ राहुल गांधी थ्रू दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। मैं बड़ा डिस्पैशनेटली कर रहा हूँ, मुझे ना बीजेपी से कुछ लेना देना, ना भाजपा से। जो ये पत्रकार आके बैठ जाते हैं, कुछ कांग्रेस के या कुछ बीजेपी के, मुझे कोई लेना देना नहीं। उसमें उन्होंने साफ ये किया है कि बीजेपी जिस तरीके से खुद को पाक साफ, और ये सरकार अपने आप को खुद को पाक साफ कह रही है, वो है नहीं। उस पर शक की उंगली उन्होंने खड़ी कर दी है। ये शक की उंगली खड़ी करना और सीधे प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना, ये बहुत बड़ी बात है लोकतंत्र में। अजय जी, आज आपको ये लगा कि मुद्दों की बात तो हुई, उन्होंने वो तमाम मुद्दे तो उठाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जाती हमले किए, चाहे वो निर्मला सीतारमण को लेकर हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर हो, हमने देखा राहुल गांधी ने मुद्दों के साथ साथ जाती अटैक भी किया, पर्सनल अटैक भी किया। तो क्या जो हमेशा बीजेपी की एक ट्रिक और टैक्टिक्स रही है, क्या आपको लग रहा है अब राहुल गांधी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से उनकी तरफ से हमला किया जाता है राहुल गांधी को लेकर या उनके और दूसरे लीडर को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर, उसी जबान में वो जवाब दे रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आज का जो भाषण है उनका, यदि भाषण का सही एनालिसिस करें तो राष्ट्रीय मुद्दों की तो बात है ही, प्राथमिकता उनके लिए होती, और उन सारे मुद्दों को उन्होंने एड्रेस करने का प्रयास किया जो देश की समस्या है आज, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, काले धन को लाने की बात हो, या किसानों की समस्याओं की बात हो। और जो वादे सरकार ने किए, मोदी जी जो घूम घूम करके जिस तरह की बातें करते थे, उन बातों को कितना पूरा उन्होंने नहीं किया। इन सारे मुद्दों को जनता के बीच ले जाना था और इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने रखी। लेकिन जो प्रश्न आपका है व्यक्तिगत, निश्चित तौर पे व्यक्तिगत अटैक का जो मामला है, जो पर्सनल लेवल पे जो हम एक दूसरे पर लगाते हैं आरोप प्रत्यारोप, ये नहीं लगना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि प्रधानमंत्री जी खुद अपने पद पर रहते हुए पब्लिक से लेकर के और पार्लियामेंट के अंदर लगातार व्यक्तिगत आक्षेप लगाते रहे हैं। उनके मंत्रियों के द्वारा ये अभी इसी कल ही के भाषण को आप प्रधानमंत्री का देखें तो उन्होंने क्या कहा था कि क्या राहुल जी देख के बोलेंगे या बिना देखे बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि अंग्रेजी में बोलेंगे। तो ये व्यक्तिगत आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि उस तरह की बातें जैसे ही पार्लियामेंट्री गरिमा के हिसाब से बिल्कुल। अजय जी, हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही हम ये देखते हैं कि ये बात सामने आती है कि राहुल गांधी बोलने जा रहे हैं, तो उससे पहले भी आता है कि भूकंप तो आया नहीं, भूकंप आना था, एक बार उन्होंने बोल दिया था, इस तरह की बातें। भूकंप जी, आज भूकंप आया है। आप इसको, अब कोई बात, अब बीजेपी इसको स्वीकार करे, अगर भूकंप नहीं था तो पूरी बीजेपी में हड़कंप क्यों बच गया था लोकसभा में? क्यों, क्या वजह थी कि सारा जो संसदीय कार्य मंत्री थे वो अपनी सीट पर खड़े हो गए और वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करने लगे? ये तो भड़कंप तो आ गया। अब राहुल गांधी अपने अभियान में सफल हो गए। अब मैं ये मानता हूं कि उनका ये राजनीतिक सफलता का संसदीय माध्यम से पहला सफल प्रयास है जी। ये तो पहली सफलता है ये कहा जाए संसद के भीतर। एक तरफ तो हम ये देखते हैं राहुल गांधी को, बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को लेकर लगातार ये कहा जाता है इमेच्योर पॉलिटिशियन, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, इश्यूज की समझ नहीं है, अभी वो परिपक्व नहीं हुए हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन द मिनिस्टर सिटिंग इन द कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जिस जो लिंचिंग करने वालों को हार पहनाता है, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है जी जी कि ये लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या रहा है राकेश जी, मेरा सवाल ये है जी, अजय जी से मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो आप इस तरह की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जैसे ही राहुल
गांधी सामने आकर, आज की बात नहीं की जाए, उससे पहले भी हमने देखा है कि जैसे ही राहुल गांधी की तरफ से कुछ भी सवाल किए जाते हैं या हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया जाता है या कुछ भी पूछा जाता है, तो हम ये देखते हैं कि फौरन पूरा अमला जो है हुकूमत का, मिनिस्टर से लेकर एमपी से लेकर सब आ जाते हैं और तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जवाब देते हैं। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो अभी इतने मैच्योर नहीं है कि उनको पीएम मोदी के बराबर में लाकर खड़ा किया जाए, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरा अमला लग जाता है जवाब देने के लिए। तो अपनी ही बातों को आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एकदम सही आपने एनालिसिस किया कि स्वयं आप अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। पहली बात है कि जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, 2009 से वो पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्रियन है और ऐसा नहीं है, ये एक प्लानिंग थी। आप 2004 से सर 2004 से लगातार वो पार्लियामेंट्रियन है और ऐसा नहीं है, जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया है वो परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। इंदिरा जी के बारे में भी गूंगी गुड़िया कहा जाता था और जब वो धीरे धीरे अपने एक इंफॉर्मेशन में दे दूं नाज़रीन को कि अभी फिलहाल जो है एक बैठक चल रही है और दरअसल बैठक इस बात को लेकर चल रही है, राफेल डील को लेकर, जिस तरह से राहुल गांधी ने अटैक किया है, जवाब मांगा है, उसके बाद फ्रांस की तरफ से जो जवाब आया है उस जवाब को किस तरह से लोकसभा में रखा जाए, उन तमाम चीजों को लेकर दरअसल अभी वहां पर बातचीत चल रही है, एक मीटिंग चल रही है ताकि वो थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले को लेकर जवाब दे सके। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं ब्रेक लूंगी। जी, निश्चित तौर पे जिस तरह से उनके राजनीतिक परिपक्वता की बात की जाती है, मुझे लगता है कभी भी उनका कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं रहा जो अपरिपक्व है। लेकिन जो कि सत्ता में है सरकार का काम है कि जो मुख्य विपक्षी दल का जो मुख्य नेता है कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। आज एक बड़ी अच्छी जो कि सोशल मीडिया का जमाना है और भाजपा के पास सोशल मीडिया की एक बड़ी टीम है जो लगातार प्रयास करती रही। एक पप्पू शब्द जैसे क्वाइन किया गया, किसने क्वाइन किया? आप देखिए, वो प्रशांत किशोर होते थे जो इनके मीडिया के प्रभारी होते थे, उस समय से लाखों एक बार में सोशल मीडिया में इस चीज को डाला जाता था और धीरे धीरे प्लानिंग की गई थी कि कैसे राहुल गांधी को जब जिस समय वो लीडर होकर के हमारे सामने आएंगे उनको पहले से ही उनका कहीं ना कहीं इमेज को डाउन किया जाए। लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दें, आप पूरी हो जाने दें, पूरी हो जाने दें। आप पिछले सरकार की भी बात में लेता हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन, दलितों के लिए, आदिवासियों के जमीनों के लिए जो कानून बने, कितने ऐसे सोशल प्रो गरीबों के लिए जो आवाज उठाने की बात थी। राहुल गांधी जितना गरीबों के लिए आवाज उठाया है, मुझे लगता है कि इतनी आवाज कोई भी विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता उठाने में सक्षम नहीं रहा। अभी भी चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद संगठन के लेवल पर जिस तरह के लोगों का उन्होंने सिलेक्शन किया है, नेता का पहचान कैसे होती है उनके द्वारा सेलेक्ट किए गए लोगों की। आज देखिए कितने नौजवानों को उन्होंने जगह दी है अपने संगठन के अंदर, देश के अंदर। आज के ही 58 मिनट के 48 मिनट के भाषण में आप देखिए किन किन उस इशू को उन्होंने उठाया है। इसके बाद भी यदि विपक्ष पर प्रहार करने के लिए आप नेता पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए और सत्ता पक्ष चूंकि लगाती है, सत्ता पक्ष का काम है कि नेता पर आक्षेप लगाए, लेकिन ये कहना कि मैच्योर, मुझे नहीं लगता। जो व्यक्ति जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहा हो, जिसने अपने बचपना एक प्रधानमंत्री की गोद में खेला हो, जब थोड़ा सा बड़े हुए तो लेकिन अजय जी ये कोई पैमाना भी नहीं है, मैच्योरिटी का कोई पैमाना भी नहीं है कि आपके घर में अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से डॉक्टर का बेटा सामान्य परिस्थितियों में डॉक्टर होता है। देखिए वो एग्जांपल अमिताभ बच्चन और हमारे पास उनके बेटे अभिषेक बच्चन का भी मौजूद है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है जब आप बड़े परिवार से होते हैं, तो आपसे ज्यादा लोगों के एक्सपेक्टेशन होती है। वो मान सकते हो एक प्रेशर भी होता है, करने वाली बिल्कुल वो प्रेशर भी होता है। और आज जो राहुल गांधी ने अपनी तकरीर दी है उसमें उनकी तारीफ भी की जा रही है, तारीफ हो रही है, पूरा देश तारीफ। इस पर मैं लौटूंगी, इसके और भी बहुत सारे पहलू इस पर बात करूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त मेरे लिए हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आपकी बात में आज हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर। दिन भर जिस तरह की हलचल रही और अभी भी वो जारी है, इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी के तकरीर का कि वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से जवाब देते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार
बने हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि टाइम 9 बजे से और थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। लगातार टाइम जो है एक्सटेंड हो रहा है, ये भी आप गौर करिए। पहले 6 बजे था, फिर 8 बजे, फिर उसके बाद कहा गया कि 9 बजे, और अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 9:30 बजे वो बोले। तो लगातार टाइम जो है एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह अभी तक पता नहीं है कि क्या इसके पीछे की वजूहात है। राकेश जी, क्या वजूहात हो सकती हैं? लगातार हमें देख रहे हैं कि वक्त में तब्दीली हो रही है। क्या प्रिपरेशन को लेकर कुछ मामला हो सकता है, या जवाब जो है उस तरह से दिए जाएं ताकि लगे कि हाँ, जो सवाल किए गए थे उसके जवाब उसी तरह से दिए जा रहे हैं? बुशरा, ये जैसा मैंने पहले कहा, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है जी। राहुल गांधी का आज का रोल जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहा है जैसा एक जमाने में डॉक्टर लोहिया ने पंडित नेहरू की इस फलसफे को लोकसभा में चैलेंज कर दिया था। Are you being too positive? Me? Yeah. About what? About Rahul Gandhi? No, why should I be positive? I am not the spokesperson of neither Rahul Gandhi or Narendra Modi. I am a journalist. दिक्कत ये हो गई कि यहाँ आजकल जो है जो सही जर्नलिस्ट होना भी जो है वो खतरनाक हो गया है। नहीं, आप अपनी बात को रखें। I am not positive to Rahul Gandhi. Simply I am analyzing the facts, analyzing the situation which appeared in Lok Sabha today. जी। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं ना राहुल गांधी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना नरेंद्र मोदी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन। जी बिल्कुल आपने। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं वही बात करूंगा। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं वही बात करूंगा आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, जो मुझे करनी चाहिए और जो जनता की बात है। जी बिल्कुल। तो अब आपने मुझे भुला दिया, हम किस विषय पे बात कर रहे थे? लोहिया को लेकर आप कह रहे थे। देखिए, जब लोहिया ने पंडित नेहरू की इस फलसफे को चुनौती दे दी थी कि हिंदुस्तान के आम 1963 में हिंदुस्तान के आम आदमी की औसत आय 15 आने है, तो डॉक्टर लोहिया ने आंकड़े देकर के लोकसभा में ये सिद्ध किया था कि हिंदुस्तान के औसत आदमी की आय जो है वो 3 आने है। वो 3 आने रोज पे गुजारा करता है नेहरू जी, 15 आने रोज पे गुजारा नहीं करता। आपका जो प्लानिंग कमीशन कहता है ये झूठे आंकड़े हैं, और पंडित नेहरू को ये बात स्वीकार करनी पड़ी थी। तो ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है राफेल डील का मामला आ जाना लोकसभा में, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब यूपी की हुकूमत गई थी तो करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस उनके ऊपर लगे थे, तब गई थी। और जब वो आई थी बीजेपी हुकूमत तो ये उन्होंने कहा था कि करप्शन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, ब्लैक मनी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, जो कुछ सामने नहीं आई। बुशरा जी, लेट मी कंप्लीट। ये बोफोर्स का मामला सिर्फ 68 करोड़ रुपए का मामला था। आप ये देखेंगे, बोफोर्स के बाद इस देश की राजनीति बदल गई। कांग्रेस उसके बाद जो है वो बहुमत में नहीं आ पाई, अपने बूते पर वो बहुमत नहीं ला पाई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री या बीजेपी इस मामले पे इतना लंबा समय अगर ले रहे, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा। आप का एक कयास है कि ऐसा हो सकता है, तो अगर हो भी रहा है ऐसा, तो वो वाजिब तौर पर होना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पहला बहुत बड़ा इल्जाम है नरेंद्र मोदी सरकार पर। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी सरकार की वजीर दफा माने रक्षा मंत्री पर ऐसा इल्जाम है जिसका वो जवाब नहीं दे पाई हैं। जी, तो क्या लग रहा है आपको अजय जी? इसलिए हमें इस मामले जी आपको रोकना चाहूंगी। असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोल रहे लोकसभा में, सीधा में ही चलते हैं। हिंसा है, सवालात है। मैं आपके जरिए से हुकूमत नहीं, मैं 7 सवालात है मैडम, मैं आपके जरिए हुकूमत से पहुंचा दूंगा और उम्मीद करता हूं कि वजीर आजम उसका जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि हुकूमत ये जानती है कि मुसलमानों में जो खवानगी का तनासुब है वो 68% है और पूरे मुल्क में 75% है। वजीर आजम ने कहा कि मुसलमान के हाथ में कुरान और कंप्यूटर देखना चाहता हूं, तो आखिर क्या वजह है कि पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो अलोकेशन है 2013 से 2018 तक वही अलोकेशन दिए जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? क्या आप उनको कंप्यूटर और कुरान देखना नहीं चाहते? तो मेरा दूसरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम से है मैडम कि 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम है। मैं आपके जरिए से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि 4 साल में इस सरकार ने 15 पॉइंट प्रोग्राम का ये उसूल है, कानून है कि 3 महीने में एक मर्तबा कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग लेगा। 4 साल में एक मीटिंग नहीं हुई मैडम,
क्या ये आपकी मोहब्बत है अक़लियतों से? मैडम 15 पॉइंट प्रोग्राम का 10वां पॉइंट ये है कि ये सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अक़लियतों को, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स में रोजगार मिले। मैं आपके जरिए से चैलेंज कर रहा हूं कि 1% भी रोजगार नहीं मिला। मैडम मेरा चौथा, मैं 7 सवाल आते हैं मैडम, चौथा सवाल ये है कि 1400 करोड़ रुपए वजीर आजम अपने बैरूनी दौरों में खर्च किए हैं, मगर उसका नतीजा क्या निकलता है कि श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, चीन के गोद में बैठे हैं। मेरा 5वां सवाल आपके जरिए हुकूमत से यह है कि दलितों से मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर जिस जज ने SC/ST एक्ट के खिलाफ जजमेंट दिया, आपकी सरकार ने उसको NGT का चेयरमैन बनाया और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऑर्डिनेंस जारी कर सके। मैडम मैं आपसे आखिरी सवाल आपके जरिए से हुकूमत से करना चाह रहा हूं कि फिक्स डिपॉजिट 6% है, इन्फ्लेशन 6% है, कौन सी माशी पॉलिसी है? कश्मीर की पॉलिसी क्या है? जितने मिलिटेंट मरते हैं, अगर 2 मिलिटेंट मरता है तो एक हमारा सिपाही मरता है। मैडम खत्म करो, 124 हमारे सिपाही मारे गए। आपकी कश्मीर की पॉलिसी क्या है? मैं आपके जरिए से आखिर में हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप कांग्रेस मुक्त चाहते हैं या मुसलमान दलित मुक्त भारत चाहते हैं? ये आपकी पॉलिसी के खौफ का एक माहौल पैदा कर दिया, मुल्क में नफरतों की दीवारों को उठा दिया गया। ये हुकूमत जबर, तशद्दुद और खौफ पैदा करी। और आखिर मैडम मैं शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, ताकि क्योंकि आप खत्म कर दो बोल रहे हैं, मेरा शेर ये है मैडम कि सुन लीजिए, शायद इनको ये बात मेरी समझ में आ जाए कि तुम कहो शाखों के फूल फलने लगे, तुम कहो शाखों पर फूल फलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे। इस झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अपना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों? तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर नहीं माने। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं राजनाथ सिंह साहब को बता रहा हूं कि सर, आप जिस कुर्सी पर बैठे, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सर, लिंचिंग सिर्फ 84 में नहीं हुई, लिंचिंग 2002 में भी हुई, लिंचिंग बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई। इस सरकार को जाना है, यहां जीत जाएंगे, मगर हिंदुस्तान के अवाम आप तमाम को लाकर यहां बिठाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू मैडम। फारूक अब्दुल्ला। तो अभी आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, और जिस तरह से उन्होंने इल्जामात लगाए और उसके बाद अपने ही अंदाज में, जिसके लिए वो जाने और पहचाने जाते हैं, उन्होंने हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया। और खासतौर पर राजनाथ सिंह को लेकर भी उन्होंने वहां पर एक शेर पढ़ा और कहा कि इससे पहले भी बहुत सारे तख्त नशीन हुए हैं, उनको भी अपने खुदा होने का बहुत गुमान था। इस शेर के साथ उन्होंने अपनी बात को खत्म किया। अजय जी, क्या आपको लग रहा है कि इतने छोटे से वक्त में भी वो महफिल लूट कर ले गए? निश्चित तौर पे ओवैसी साहब इसके लिए जाने भी जाते हैं, और जिस आक्रामकता के साथ जो मुद्दों पर बात उन्होंने की, 7 प्रश्न जो पूछा है उन्होंने, वो प्रश्न वाकई आज इस देश की जमहूरियत का है, इस देश के अक़लियत का है, देश के दलितों की आवाज है। माफ कीजिएगा अजय जी, आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। फारूक अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितान हमारा। मगर एक पैरा वो छोड़ गए, वो था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों पर शक मत करिए। मुसलमान इतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप हैं। मैं आज भी जानता हूं, नौशहरा में जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 47 में, तो वहां ब्रिगेडियर जो था वो मुसलमान था, ब्रिगेडियर उस्मान। और तब वो फौज ऑर्डर में नहीं थी, ये स्टेटों की फौजें थी, अलग अलग स्टेट्स की, और अंग्रेज बादशाह थे जिन्होंने ये फौजें रखी थी। वो कमांडर था जो बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहा जब तक कि वो अपनी जान न दे सका इस वतन के लिए। मत भूलिए, मैं किसानों की बात नहीं करूंगा,
मैं दलित की बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर की बात करूंगा। हम आज साल हर साल से इंसाफ को तलाश कर रहे हैं। वो इंसाफ कहां है? कहा गया डिमोनेटाइजेशन आएगी तो पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। पत्थरबाजी क्या बंद हुई? होम मिनिस्टर साहब जानते हैं, अब बंदूकें आ गई हैं और ग्रेनेड आ गए। हम लोग शांति से सो नहीं सकते। हम चाहते हैं कि अमन आए। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा फारूक अब्दुल्ला जो बोलेगा। अमन आएगा नहीं जब तक पाकिस्तान के साथ हम लोग कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। न मैं कभी पाकिस्तानी था, न कभी मैं पाकिस्तानी बनूंगा। मेरी जान जाएगी तो इसी वतन में जाएगी और इसी मगर रास्ता निकालना है। देखिए फारूक जी प्लीज, नॉर्थ कोरिया जो मिसाइल फेंक रहा है, एटम बम की तैयारियां कर रहा था, आज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप उसे गले लगाता है और रास्ता निकालने की कोशिश करता है। आज पुतिन के साथ अभी हेलसिंकी में मीटिंग थी। हमें भी ये उम्मीद थी, मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, मुझे भी उम्मीद थी वजीर आजम जिसको इतनी बहुमत है, जो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर सका, वो ये कर सकेगा।